हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीएफ 2005 के इस मास्टर वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक 99% कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर वीडियो इसलिए क्योंकि मैंने विभिन्न कोचिंग नोट्स और महत्वपूर्ण किताबों के साथ ही साथ जितनी भी पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उनके सभी प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा 100 महत्वपूर्ण सवालों का क्यूज बनाया है जो आप टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसकी पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब किए बिना शुरुआत करते हैं एनसीएफ 2005 के इस मास्टर वीडियो की। एनसीएफ 2005 शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 का ये प्रमुख सूत्र है। और ये सूत्र कहाँ से आया? प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट का टाइटल भी यही था। अब सीटेट में एक बार पूछा था कि यहाँ पर बोझ का क्या संदर्भ है, तो आप बताइए कि बोझ का क्या संदर्भ है। तो दोस्तों, बोझ का संदर्भ दो प्रकार से है। बस्ते का बोझ नहीं है, ये संकीर्ण अवधारणा हो गई कि बस्ते का बोझ। बस्ता का बोझ कैसे होगा? जब पाठ्यक्रम अधिक होगा। तो ये व्यापक सोच यही है कि यहाँ पर बोझ का तात्पर्य है पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा कि बस्ते का बोझ कम करना, तो आपको सवाल में टिक करना है कि पाठ्यक्रम से संदर्भित है। और दूसरा है शारीरिक और मानसिक दंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डीप में सवाल पूछे तो यहाँ पर बोझ का संदर्भ ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभ्यता और प्रगति, ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था और यहीं से एनसीएफ 2005 का उद्धरण लिया गया है। मतलब कि एनसीएफ 2005 का जो प्रस्तावना है उसमें सभ्यता और प्रगति के लेख से यहाँ पर पुटअप है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, सभ्यता और प्रगति, क्योंकि दोस्तों सीटेट में ये भी सवाल आया था एक बार, जहाँ पर प्रगति को काट कर संस्कृति कर दिया था। और इतने से माइनर डिफरेंस को हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम गौर से नहीं पढ़ते हैं। और सभ्यता और संस्कृति रामचंद्र शुक्ल जी का एक लेख है, इसलिए ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको क्लियर कट याद रखना है सभ्यता और प्रगति। और लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पहला ऑप्शन आपको देगा लर्निंग विथ बर्डन, आप जल्दबाजी में उसको क्लिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है। ये कोटेशन है, ये फेमस कोटेशन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये किसका कोटेशन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का ही कोटेशन है। आगे आगे बढ़ते हैं। देश का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज, विद्यालय शिक्षा में नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज पूछे, ऑप्शन में दे देगा आपको एनपीई 1986, सर्वसाक्षरता अभियान और एनसीएफ 2005। तो आपको क्लिक करना है एनसीएफ 2005 पर, क्योंकि यही देश का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में। अब एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार क्या है? तो आपको बताना है कि रचनावाद इसका प्रमुख आधार है। ये भी सीटेट का सवाल है। इसमें रचनावाद का मतलब ये है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, सुविधा दाता या सुगम करता होता है, और बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। भाषा की जो भी क्षमता होती है वो भी उसमें जन्मजात होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ नाम है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रोफेसर यशपाल शर्मा जो कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे और कृष्ण कुमार इसके निदेशक थे। अब ज़्यादातर अधिकतर जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें अध्यक्ष का पूछा है और हम यही याद रखते हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा। लेकिन अगर निदेशक का पूछ लिया और पहला ऑप्शन प्रोफेसर यशपाल शर्मा का हुआ तब भी हम इसको गलत कर देंगे जल्दबाजी में। तो इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है और निदेशक कृष्ण कुमार है। नामवर सिंह, ये कौन थे? ये भाषागत असंगतियों को और विसंगतियों को दूर किया था इन्होंने।
एनसीएफ 2005 में। अर्जुन सिंह उस समय एमएचआरडी के मंत्री थे। एमएचआरडी ने ही ये बनवाया था एनसीईआरटी से। तो एमएचआरडी के मंत्री का भी नाम आपको उस समय का याद रखना है। रोहित धनखड़, जो एनसीएफ की 21 सूत्री फोकस बिंदुओं पर जो समिति बनी थी उसमें 38 सदस्य थे, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उनमें से एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़ राजस्थान से थे, राजस्थान के जयपुर से। अब देखिए कुछ मंत्रालय और एजुकेशनल बॉडीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एमएचआरडी जो कि एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत ही विद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, सभी तरह की शिक्षा के प्रावधान आते हैं। तो एमएचआरडी के पहल पर ही एनसीईआरटी ने ये बनाया था। और एक बॉडी आपको और याद रखनी है, CABE, सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसे स्वीकृत किया था और एनसीईआरटी ने ये दस्तावेज तैयार किया था। एनसीईआरटी एनसीएफ की नोडल एजेंसी भी मानी जाती है। ये सवाल आ चुका है कि एनसीएफ 2005 की नोडल एजेंसी कौन है, तो एनसीईआरटी। अब कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। 22 भाषाओं में ये लागू हुआ था, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था। 22 भाषाएं कौन सी जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन हुआ था, ये भी याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 राज्यों में ही लागू हो पाया था और ये एनसीएफ पहली बार नहीं आया था। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुके थे। कुल मिला के 4 एनसीएफ अब तक लागू हो चुके हैं। 1975, 1988, 2000 एंड 2005। जो 2005 का एनसीएफ है वही हमारे पाठ्यक्रम में है। अब 35+3 ये जो समिति थी उस समिति के सदस्य थे 38। अब 3 अलग क्यों रखे, क्योंकि ये 3 एनसीईआरटी के सदस्य थे। बाकी 35 में कौन कौन शामिल था, तो इसमें उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि, विद्यालयों में शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि थे। क्लियर कट आपको ध्यान रखना है। अब 10 लाख का फंड प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने दिया था ताकि एनसीएफ का प्रचार प्रसार कर सके। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 सिद्धांत थे और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं तब कोई भी 3 सिद्धांत दे देते हैं, चौथा सिद्धांत नहीं देते हैं, अलग देते हैं, तो फिर उसमें से आपको छांटना होता है। तो ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, अब ये 5 सिद्धांत हैं, इसको हम डीप में पढ़ते हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। अब बाहरी जीवन से जोड़ना मतलब सामाजिक अधिगम कैसे हो गया, सामाजिक, ठीक है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, तो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 ने ही बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत की थी। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब कक्षा कक्ष लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है, मतलब कुछ न कुछ गतिविधियां होनी चाहिए, नीरस वातावरण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एनसीएफ 2005 को ये भी कहा जाता है कि सपनों के भारत को धरातल पर लाने की युक्ति। तो ये कैसे संभव होगा, जब राष्ट्रीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अंश, भाग या अध्याय। एनसीएफ जो 80-85 पेज का है, लगभग 5 अध्याय कह सकते हैं, 5 भाग कह सकते हैं में बांटा हुआ है। 5 भाग कौन कौन से हैं, पहला है परिप्रेक्ष्य या प्रस्तावना कह सकते हैं, दूसरे में सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा है विद्यालय व कक्षा का आकलन और 5वां है व्यवस्थागत सुधार।
इनका क्रम आपको ध्यान रखना है और ये पांचों आपको याद करने हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम का अर्थ। अब एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब करिकुलम शब्द आता है तो यहाँ से करिकुलम का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो करिकुलम और पाठ्यक्रम हम दोनों को देखते हैं। हिंदी में पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। अब पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित क्रम। तो पाठ्यक्रम का मतलब हो गया पढ़ने योग्य सामग्री का एक निश्चित क्रम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है करिकुलम। ये बार बार सवाल परीक्षा में पूछता है। और करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि दौड़ का मैदान है, ना कि खेल का मैदान, क्योंकि हमारे दिमाग में सीधा खेल का मैदान आता है, लेकिन हमें गलत नहीं करना है, सीधा लिखना है दौड़ का मैदान। अब एक फ्रॉवेल का कोटेशन है, ये भी बहुत फेमस कोटेशन है, इसको याद करना है। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीएफ 2005 में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग पंक्तियाँ लिखी हुई है। अब आपको देखना है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक तो भाषा के बारे में लिखा हुआ है, भाषा के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, साइंस के बारे में लिखा है, सोशल साइंस के बारे में लिखा है, आर्ट एंड एजुकेशन के बारे में लिखा है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में है, और स्टडी ऑफ पीस के बारे में अलग से लिखा हुआ है, वर्क एंड एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो इनके सभी के मुख्य मुख्य बिंदु हम देखेंगे जो कि पेडागोजी में भी आपके काम आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परीक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। परीक्षा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन होगा वो परीक्षण के आधार पर होगा, ना मौखिक होगा ना लिखित होगा, केवल और केवल अवलोकन के आधार पर कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई है उसकी भी ये वकालत करता है। कौन? एनसीएफ 2005। अब देखिए 10वीं तक की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ये सुझाव भी एनसीएफ 2005 देता है। हालांकि एनसीएफ 2005 8वीं कक्षा तक के लिए ही बनाया गया था, लेकिन सुझाव उन्होंने 10वीं क्लास का भी दिया है। ओपन बुक एग्ज़ाम की भी सिफारिश करता है और सामूहिक कार्य मूल्यांकन। अब ये पांचों पॉइंट आपको याद करने हैं क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं और कोई भी एक असत्य का पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। अब शिक्षक के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, मुख्य बात यह है कि वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। तो क्या है? शिक्षक एक सुगम करता है, सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। केवल और केवल बच्चे के सामने परिस्थिति को क्लियर करेगा और उसे मौका देगा ताकि वो अपने ज्ञान का सर्जन कर सके। जो सूचना के अर्थ बोध बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। अब शिक्षक क्या नहीं है? शिक्षक सर्वे सर्वा नहीं है, शिक्षक स्वयंभू नहीं है, शिक्षक सत्तावादी नहीं है, शिक्षक अधिनायक नहीं है, केवल और केवल सुगमकर्ता सुविधा प्रदाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा के प्रति दृष्टिकोण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। सबसे पहले बच्चे में भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। अब प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इसकी वकालत एनसीएफ 2005 करता है। साथ ही साथ बहुभाषिकता को भी ये एक संसाधन की तरह ट्रीट करता है। अब बहुभाषिकता से क्या होगा? बहुभाषिकता से बच्चे का एक तो संज्ञानात्मक विकास होगा, विश्लेषणात्मक तर्क, और एक दूसरे अलग अलग भाषाओं के बच्चे आएंगे तो सहिष्णुता का भी विकास होगा। अब पिछली रीट में ये सवाल आया था कि बहुभाषिकता से बालकों में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है
बालक पर अपने ऊपर आत्मविश्वास डेवलपमेंट होता है। अब ये चीज़ देखिए कि त्रिभाषा का फॉर्मूला जो कोठारी आयोग शिक्षा नीति 1968 का था, उसको लागू किया था एनसीएफ 2005 में। तो 3 भाषा, पहली भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा। जो भी उस एरिया की लोकल लैंग्वेज है वो पहली भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। अब द्वितीय भाषा कौन सी होगी? द्वितीय भाषा हिंदी होगी, अगर वो गैर भाषी क्षेत्र है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है। अगर वहाँ पर हिंदी नहीं बोलते हैं तो द्वितीय भाषा के रूप में आपको हिंदी पढ़ानी है। और अगर जैसे हमारा राजस्थान है तो यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो पहली मातृभाषा और हिंदी कॉमन हो जाएगी, पहला लैंग्वेज हो जाएगी, तो दूसरी भाषा वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। अब तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा होगी अंग्रेजी। किस में? अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है, जैसे मणिपुर है, तो पहली मणिपुर की वहाँ पर गई मातृभाषा, दूसरी भाषा हो जाएगी हिंदी और तीसरी भाषा अंग्रेजी। लेकिन राजस्थान है तो राजस्थान में पहली हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। अब तीसरी कौन सी ले? तीसरी कोई भी हम ले सकते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ पर संस्कृत है। तो अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब एनसीएफ के अनुसार अधिगम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब पहली बात तो एनसीएफ ने कौन कौन से सूत्र दिए थे? 2 सूत्र दिए थे, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब बच्चों को पहले कोई भी आपको रिजिड चीज़ दिखानी है, मूर्त चीज़ दिखानी है। कोई भी आप मतलब ज्ञान या मूर्त चीज़ से शुरुआत करो, फिर अमूर्त की तरफ जाना है, ठीक है। और इसी प्रकार ज्ञात से अज्ञात की और कुल मिलाकर सरल से कठिन की ओर जाना है। अब एनसीएफ के अनुसार अधिगम सामाजिक और सक्रिय होता है। सामाजिक इसलिए क्योंकि हमने जो एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि बाहरी जीवन से जोड़ना, और सक्रिय लर्निंग बाय डूइंग। अब आप देखिए एनसीएफ के अनुसार विद्या भी दे रखी है, बाल केंद्रित विद्या और शिक्षक केंद्रित विद्या। ये आपको पता ही है कि शिक्षक केंद्रित विद्या जिसमें बालक निष्क्रिय रहता है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि। और बाल केंद्रित विधि जिसमें बालक सक्रिय रहता है, बेसिक शिक्षा, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डॉल्टन, ये सभी विधियाँ बाल केंद्रित हैं। आगे बढ़ते हैं। गणित के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं? ये मतलब आपको इस तरह का सवाल आएगा तो ये सब कोटेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन हमें एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए कहा जाएगा। तो एनसीएफ के जो भी गणित के बारे में कहा गया है वो आपको याद होना चाहिए। एनसीएफ का पहली बात यह है कि गणित के बारे में कहते हैं, गणित का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है। अब बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब सीटेट में कभी कभी डीप में सवाल पूछते हैं, ये कोटेशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है? तो महत्वाकांक्षी का अर्थ है गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। अब गणित की लंबी आकृति, ये भी सीटेट का सवाल है कि गणित के लंबी आकृति का क्या संदर्भ है? तो गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ना। जैसे आपने गुणा पढ़ लिया है तो गुणा के बाद में भाग को और कनेक्ट करते हुए आगे से आगे पढ़ना है। तो गणित हो गया है। आगे आता है सामाजिक विज्ञान, एसएसटी। इसको आपको पेडागोजी में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान दे जो शांति का आधार बने, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। अब ये रीट में पूछ लिया था कि किस स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य मुद्दे एनसीएफ 2005 सामाजिक में पढ़ाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा सभी स्तर के विद्यार्थियों के। अनुसूचित जाति जनजाति के मसलों को लेकर जागरूकता और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता, ये मुख्य बातें थी सामाजिक विज्ञान में। आगे है विज्ञान। विज्ञान में कहा गया कि रोज के अनुभव जांचने का अवसर मिले और उसका विश्लेषण कर सकें। जिज्ञासा, सृजनात्मकता, चिंतन को बढ़ाने वाला और अंधविश्वास से दूर करने वाला पाठ्यक्रम बनाया जाए।
विज्ञान के बाद है कला शिक्षा, ये भी रीट में आ गया था सवाल। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। मुख्य लाइनें ये दो थी। एनसीएफ और शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, तो ये सीटेट में आया हुआ सवाल है, तो आपको याद रखना है, रीट में भी आ सकता है। एक तो है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी परिशिष्ट के रूप में है। परिशिष्ट मतलब जैसे हम भोजन करते हैं तो साइड में सलाद लेते हैं, तो सलाद भोजन का काम नहीं कर सकता है, मतलब केंद्र में हमेशा टीचर ही रहेगा और साइड में रहेगी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। जो भी हमारे पास है, ऐप वगैरह है या प्रोजेक्ट है या आजकल रोबोट से भी पढ़ाने लगे हैं, तो ये सब साइड में रहेगी कि जो शिक्षक का रोल है वो हमेशा सेंटर में रहेगा, तो परिशिष्ट के रूप में एज ए सप्लीमेंट। ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसको भी अनिवार्य बताया गया है एनसीएफ 2005 में। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में कहा गया कि जरूरी पोषकों और शारीरिक गतिविधियों की जानकारी मिले। व्यावसायिक शिक्षा में कहा गया कि आवश्यक कौशलों का विकास करना। तो एनसीएफ का पाठ्यक्रम में अधिगम में व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। अब विद्यालय भवन के बारे में क्या कहा है कि क्षेत्र विशेष की संस्कृति के अनुरूप पर सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। कोई भी क्षेत्र है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं भवन, लेकिन सुरक्षा के साथ हमें कोई भी समझौता नहीं करना है। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको फैक्ट भी हैं, कुछ खास मज़ेदार तथ्य आपको याद करने हैं। जैसे कक्षा 1 व 2 में कोई भी होमवर्क नहीं होगा। कक्षा 1 और 2 में होमवर्क नहीं है। कक्षा 1 व 2 के जो बैग का भार है वो 1.5 kg होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा 10 में ये बैग का भार 5 kg होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 कक्षा 8 तक लागू होता है, लेकिन कक्षा 10 तक ऐच्छिक परीक्षा की सिफारिश करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रयोगशाला बनाया जाना कठिन है या संभव नहीं है, अतः प्रोजेक्ट विधि काम में लें। ये भी कोटेशन है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 का आधार विषय दर्शन शास्त्र है। आधार विषय क्या है? दर्शन शास्त्र। और एनसीएफ 2005 को सपनों के भारत की धरातल पर लाने की युक्ति कहा जाता है। एनसीएफ 2005 की मुख्य पंक्तियाँ या सुझाव, ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आप अच्छी तरीके से याद करना। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया चाहिए। अब अच्छा विद्यार्थी कौन? अच्छा विद्यार्थी एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो है जो तर्कपूर्ण बहस द्वारा अपने मौलिक विचार अध्यापक के सामने प्रस्तुत करे। अब कक्षा में माहौल कैसा होना चाहिए? शांति होनी चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, एनसीएफ इसके खिलाफ था। एनसीएफ कहता है कि कक्षा का जो वातावरण है वो जीवंत होना चाहिए, उसमें गतिविधियाँ होनी चाहिए, बालक को अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अब अभिभावकों के लिए एक सख्त संदेश एनसीएफ 2005 में है कि बालकों को छोटी उम्र में निपुण बनाने से बचें। अब शैक्षिक गतिविधियों में अध्यापकों को भी जोड़ा जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्राथमिकता दें। वे पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जो अंत्यक्रिया का मौका दें। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब शांति शिक्षा के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को विकसित किया जाए। अब ये कोई अलग विषय नहीं है, ये एसएसटी के अंदर ही इसको पढ़ाया जाए। अब दो संस्थाएं हैं, एक है एससीईआरटी जो कि राज्य स्तर पर प्रधान संस्था होती हैं, और एक होती है डाइट DIET जो जिले की प्रधान संस्था
होती हैं। ये एनसीएफ 2005 ने इन्हें सुदृढ़ बनाया था। अब जेपी नाइक, जयप्रकाश नाइक ने एक शैक्षिक त्रिकोण दिया था। आज तक इस पर अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी इस पर सवाल बन सकता है। इस त्रिकोण में क्या थे? एक तो थे इक्वलिटी, मतलब समानता, समानता मिलनी चाहिए सभी को, और एक होता है क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। जेपी नाइक का ये शैक्षिक त्रिकोण है। अब एनसीएफ 2005 की पृष्ठभूमि, अब ये एज ए नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। जुलाई 1985 में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भारत की साक्षरता 2020 तक बहुत ही दयनीय रहने का कहा गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने अपने स्तर पर इस रिपोर्ट की जांचने के लिए अपने स्तर पर एक वापस जांच करवाई, तो ये आंकड़े बिल्कुल सही पाए। फिर राजीव गांधी ने 9 लाख पंपलेट बंटवाकर देश के नागरिकों से सुझाव मांगे। ये जो 9 लाख पंपलेट थे वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में थे। अब देखिए, विडम्बना ये थी कि उस समय 1985 में आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत में 9 लाख पंपलेट बंटाने के बाद भी कितने सुझाव आए? मात्र 36 सुझावों में 32 सुझाव वे थे जिन पर मतलब आदेश था, उनको तो देना ही था। और चार किसने थे? ये भी इम्पोर्टेंट है कि 4 वो कौन कौन थे। तो 4 में थे, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में आगे चलकर पीएम बने, मुरली मनोहर जोशी जो एमएचआरडी के मंत्री बने, अहलुवालिया जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, और डॉक्टर नरवानी जो आईएएस थे और पंचायती राज की रूपरेखा तय की थी। तो देखिए बाद में क्या होता है, 1986 में नई शिक्षा नीति आती है, और 1992 में जनार्दन समिति, जनार्दन कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम थे। इन्होंने एक समिति बनाई थी जिनके ये जनार्दन अध्यक्ष थे। उन्होंने लागू किया POA, प्लान ऑफ एक्शन, जिसका मकसद था गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक शिक्षा पहुंचाना। ये भी फेल हो गया था उस समय बाबरी मस्जिद के कारण। अब 1993 में डॉक्टर यशपाल जी को ये कार्य सौंपा गया था कि वो इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। यही रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि स्वर्णिम काल था भारतीय शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 लागू हुआ, और बाद में यहीं से इसकी नींव पड़ी थी। RTI की मूल भी यहीं से थी। अब 2004 में जाकर 21 सूत्री फोकस समिति बनी, और 2005 एनसीएफ यहाँ से निकला। तो अब यहाँ से एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट निकलती है कि एनसीएफ का आधार क्या है। तो NPE 1988 और NPE 1992 ये इसका आधार है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ एनसीएफ 2005 के सभी तथ्य समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो स्पेशली मैंने अपनी बहन अनीता दी को डेडिकेट किया है। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।